फील्ड फोर्स के रूप में बताया था। यहाँ पर फील्ड फोर्स या क्षेत्रीय बल जिसको कहते हैं, या इसको हमने सेंट्रल फोर्स के रूप में भी बताया था। सेंट्रल फोर्स या इसको आप क्षेत्रीय बल भी कहते हैं। यहाँ पर क्षेत्रीय बल या केंद्रीय बल, यहाँ सेंट्रल फोर्स है तो यहाँ पर केंद्रीय बल। इसी तरह से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बताया गया था, जिसको विद्युत चुंबकीय बल कहा जाता है। तीसरा जैसे दुर्बल बल, यहाँ पर वीक फोर्सेस या आप दुर्बल बल इस तरह से अध्ययन करते हैं। और स्ट्रांग या न्यूक्लियर फोर्सेस, तो इसमें घर्षण किस बल का एक उदाहरण है। आप ये देखते हैं कि हम घर्षण को किस में रखें। तो घर्षण आपका विद्युत चुंबकीय बल का एक उदाहरण है, जो कि गति पर निर्भर करता है, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। तो फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स एंड इट्स आल्सो नोन एज वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस। वेलोसिटी बढ़ाएंगे, घर्षण का प्रभाव बढ़ता जाता है एक लिमिट तक। तो फ्रिक्शन इज वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस। जैसे आप कहीं पर तेज बाइक चला रहे हो, थोड़ा हवा का प्रभाव हो, तो स्पीड बढ़ाएंगे तो आपको रेजिस्टेंस में एयर का रेजिस्टेंस ज़्यादा महसूस होगा, लगेगा कि हवा और तेज बढ़ रही है। तो इस तरह से वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स आप एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिख भी सकते हैं कि फ्रिक्शन इज वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस। घर्षण वेग पर निर्भर करता है, गति करने वाले पिंड के वेग पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, नोट करके फ्रिक्शन इज वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। संपर्क तलों के मध्य लगने वाला घर्षण वेग पर निर्भर करता है तथा वेग के अनुपाती भी रखते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए वेग का कहीं चर्चा नहीं था, तो उसको हम यहाँ सम्मिलित नहीं कर रहे हैं, बस लिख दे रहे हैं फ्रिक्शन इज वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस। हेंस फ्रिक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल फोर्स, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अतः घर्षण विद्युत चुंबकीय बल का एक उदाहरण होगा। घर्षण विद्युत चुंबकीय बल का एक उदाहरण होगा। तो घर्षण के जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें हमने नाम भी लिया। जैसे घर्षण का व्यवहारिक उदाहरण आपको हमने बताया, यहाँ जो लिखा हुआ था विद्युत चुंबकीय बल का उदाहरण, तो अभी हमने बताया उसमें जैसे संसंजक बल है, आसंजक बल है या श्यान बल है। तो आप ये लिखते हैं विस्कस फोर्सेस या श्यान बल। तो इस तरह से ये भी घर्षण का एक उदाहरण है, विस्कस फोर्स। और ये सब एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के होंगे। तो फिजिक्स में ज़्यादातर देखिए जो बल का पार्ट है वो विद्युत चुंबकीय बल के ही अंतर्गत आता है। सेंट्रल फोर्स में आप ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ते हैं। सेंट्रल फोर्स में वे सभी फोर्स जो किसी पर्टिकुलर पोजीशन की ओर डायरेक्टेड हों। जैसे किसी ब्लॉक पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल तो सेंटर की ओर है, ब्लॉक इधर भी है तो भी वो सेंटर की ओर होगा, ब्लॉक नीचे है तो भी सेंटर की ओर होगा। तो इसको कहा जाता है सेंट्रलाइज फोर्स, नोन एज सेंट्रल फोर्सेस।
तो अगर कोई पिंड गति कर रहा है घर्षण बल की उपस्थिति में, तो उस पे ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू नहीं होगा, ऊर्जा संरक्षित नहीं होगा, बल्कि घर्षण के कारण ऊर्जा क्षय होगी। तो ये सब आपने व्याख्या देखा और नोट कर लिए होंगे, उम्मीद है। तो अब आप लिखेंगे, फ्रिक्शन को दिखाकर हम पहले एक खुरदरा बेस बना दे रहे हैं। ये कोई बेस है, थोड़ा रफ है ऐसे। अब आप कोई एक ब्लॉक रख दीजिए इसके ऊपर, जैसे आपने एक ब्लॉक रख दिया ऐसे। जब आप न्यूटन बल का अध्ययन करते हैं, न्यूटन फोर्स का, तो गति के लिए उसको सेंटर ऑफ मास पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक कोई पॉइंट ले लीजिए और गति के लिए लगाया गया बल जो कहा गया था F0 मान ले रहे हैं, गति के लिए लगाया गया बल। अब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आप गति इधर दिखा रहे हैं, तो उसके विपरीत आप इधर कहीं लेंगे फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट सेंटर से जाने के लिए यहाँ नॉर्मल फोर्स थोड़ा शिफ्ट होकर दिखाएंगे। ये होगा आपका नॉर्मल फोर्स, थोड़ा सा शिफ्ट होगा, वो आप देख लीजिए। यहाँ जो ये हम शो कर रहे हैं ये होगा आपका नॉर्मल फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स होगा, ये है नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स है। अब आप इसमें इसका फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स का एक रिजल्टेंट आप यहाँ से दिखाएंगे, ये रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स। तो इसका कोई एक एंगुलर पोजीशन भी होगा, लेकर दिखा सकते हैं। तो आप यहाँ पर एक रिजल्टेंट फोर्स लेकर दिखा दीजिए, ये रिजल्टेंट फोर्स है, Fr रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो आपने देखा नॉर्मल और फ्रिक्शन एक दूसरे के 90 पर है और ये रिजल्टेंट फोर्स है। जितना ही आप फोर्स बढ़ाएंगे ये रिजल्टेंट फोर्स नीचे झुकता है, क्योंकि घर्षण स्वतः समायोजित होता है। जैसे आप बल बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, नॉर्मल जबकि स्थिर है। यहाँ नॉर्मल आप वेट यहाँ पर आप दिखा रहे थे ऐसे, वेट mg, ये आप वेट दिखा रहे थे mg। तो क्या हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे फ्रिक्शन का परिमाण बढ़ता है एक लिमिट तक, तो एफ आर भी नीचे झुकता है, अर्थात एंगल ऑफ फ्रिक्शन बढ़ता जाता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा, इसको कहा जाता है थीटा को एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ लिख भी दे रहे हैं, थीटा इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इस तरह से घर्षण कोण कहा जाता है, घर्षण कोण, ये लिखते हैं। अब आप एफ आर कह रहे हैं कि परिणामी बल है किसका, एन और फ्रिक्शन का। तो यहाँ पर एफ आर परिणामी बल है, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन, घर्षण और प्रतिक्रिया की परिणामी, घर्षण, घर्षण व प्रतिक्रिया की परिणामी, ये एफ आर है। तो इस तरह से एफ आर को अगर आप सॉल्व करेंगे, कहीं पर पूछता है तो अंडर रूट करके, क्योंकि मैग्नीट्यूड आप निकाल रहे हैं, तो नॉर्मल फोर्स का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर, ऐसे आप लिखेंगे। अब इसमें
जैसे सॉल्व करना हो। तो देखिए, अभी आपको हमने बताया कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो म्यू एन या म्यू आर के इक्वल है या म्यू एम जी के इक्वल है। यहाँ पर देखिए आर को एन लिखे हैं, तो आपको यहाँ पर म्यू एन ध्यान देना होगा, म्यू एन। तो आप यहाँ लिखेंगे एन स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर। यहाँ से फिर से लिख दे रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स आप यहाँ म्यू एन के रूप में लिखे हैं, आर को रिप्लेस किया गया है एन से।